गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है और जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए नोट है जो काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए और जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप लोग रिवीजन कीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ नोट्स को, जो क्लास 7 की है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। जो दिल्ली को आज हम लोग करने वाले हैं 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। तो पहला जो टॉपिक है वो है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में क्या पढ़ना है? दिल्ली 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था। दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था। 12वीं सदी के दौरान ही दिल्ली क्या हुआ था? एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है पहले राजपूत के काल में दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रही। पहले जो थे दिल्ली, तो राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में था। 12वीं सदी में जो यह महत्वपूर्ण शहर बन गया दिल्ली, और पहले जो था दिल्ली तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में रही। उसके बाद जो है क्या बताया गया है? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। तो 12वीं सदी के मध्य में जो है तोमर को किसने परास्त किया? तो चौहानों ने परास्त कर दिया। और तोमरों तथा चौहानों के काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो किसके काल में जो दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना था? तो इसको याद रखना है, तोमर और चौहानों के काल में। और दिल्ली जो है तोमर राजपूत के अधिकार क्षेत्र में रही थी। इस सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंशों ने शासन किया। इसके क्रम को याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। तो पहला नंबर है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा जो है सैयद वंश और पांचवा जो है लोधी वंश। तो क्या क्या है दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। जो लोधी वंश का सबसे लास्ट शासक था वो था बहलोल लोधी। तो आप लोगों को यह याद रखना है इसका क्रम को। और 12वीं सदी के मध्य में ही जो तोमर को अजमेर के चौहानों ने क्या किया था? परास्त किया था। तोमर को किसने परास्त किया था? तो अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। और तोमर और चौहानों के काल में ही दिल्ली किस चीज़ का केंद्र बना था? तो दिल्ली जो वाणिज्य का केंद्र बना था। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को इस वीडियो के दौरान ही सब चीज़ याद हो जाए। उसके बाद देखते हैं, इस शहर में बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे जो समृद्धशाली थे। जैन व्यापारी क्या थे? तो बहुत ही समृद्धशाली जैन व्यापारी इस शहर में रहते थे। जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने ही जो है अनेक मंदिरों का निर्माण इस काल में करवाया। तो कौन थे? जैन व्यापारी, जो बहुत ही समृद्धशील व्यापारी थे और इन्होंने जो है इस काल में मंदिरों का निर्माण करवाया इस शहर में, दिल्ली में। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली में जो है मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो जैन व्यापारियों ने, और जो है बहुत ही समृद्धशाली व्यापारी थे। यहाँ जो था एक सिक्का चलता था, उसका नाम क्या था? देहलीवाल। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देहलीवाल क्या है? तो एक प्रकार का सिक्का है। सिक्का का नाम क्या है? देहलीवाल। तो देहलीवाल जो है इसी काल में, देहलीवाल सिक्के जो है इस काल में बहुत ज़्यादा ढाले जाते थे और काफ़ी प्रचलन में भी था। तो याद रखना है कि इस टाइम कौन सा सिक्का चलता था? तो देहलीवाल, और ये जो बहुत प्रचलन में था। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण में क्या पढ़ना है? तो सुबुक्तगिन जो कौन था? गजनी वंश का संस्थापक थे। सुबुक्तगिन जो थे गजनी वंश के संस्थापक थे। इसको याद रखना है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सुबुक्तगिन जो एक तुर्क शासक था। इसने ही भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क शासक बने। यह जो है भारत पर जो है पहला तुर्क शासक बना जो आक्रमण किया था। तो कौन? सुबुक्तगिन। इसको याद रखना है कि पहला तुर्क शासक कौन था जो भारत में आक्रमण किया? तो वो कौन था? तो सुबुक्तगिन था। और इन्होंने ही जो है गजनवी वंश का स्थापना किया। गजनवी वंश का संस्थापक कौन है? तो सुबुक्तगिन। और भारत पर जो है प्रथम तुर्क जो है शासक जो आक्रमण किया वो कौन था? वो भी कौन था? तो सुबुक्तगिन था। इस चीज़ को याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इन सब पॉइंट्स में, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। बस बेसिकली याद रखना है कि सुबुक्तगिन कौन थे? तो गजनवी वंश के संस्थापक थे और यही जो थे प्रथम तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दूसरे सुल्तान को देखते हैं, तो महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है। मोहम्मद गजनवी के काल में ही जो सुल्तान की उपाधि धारण कौन किया था? तो प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी। तो प्रथम जो तुर्क शासक कौन जो
धारण किया था उपाधि सुल्तान का, तो वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। और जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है मोहम्मद गौरी को। तो याद रखना है बेसिकली इसमें क्या कि मोहम्मद सुल्तान की उपाधि जो है कौन धारण किया था? तो प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक में कौन कौन आते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया, ये सब जो थे प्रारंभिक तुर्क शासक थे। खिलजी वंश में कौन कौन आते थे? तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन आते थे और अलाउद्दीन, ये सब शासक जो है खिलजी वंश में आते थे। और तुगलक वंश में कौन आते थे? तो गयासुद्दीन और मोहम्मद फिरोज, ये सब जो है तुगलक वंश में आते थे। आप लोगों को जो वंश का क्रम मैं बताई थी, तो गुलाम वंश था पहले नंबर पे, उसके बाद कौन था? खिलजी वंश था, फिर था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो ये सब शासक जो है इसी वंश से रिलेटेड थे। तो फिर देखते हैं हम लोग सुल्तानों के अधीन दिल्ली। सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली था तो किस प्रकार से था? तो सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली था, इतिहास में जो है तारीख जो है एक वचन है और त्वारिख क्या है? तो बहुवचन है। एक वचन के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था? तो तारीख। और बहुवचन के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता था? त्वारिख। इस चीज़ को याद रखना है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, तो उस टाइम जो सुल्तानों की जो भाषा थी क्या थी? तो फारसी थी। इसको याद रखना है कि भाषा क्या थी? तो फारसी। और फारसी में ही जो है त्वारिख का मतलब बहुवचन के रूप में होता है। और उसके त्वारिख के लेखकों के बारे में कुछ जानते हैं। त्वारिख के लेखक सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो त्वारिख के लेखक कौन होते थे? जो सुशिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते थे त्वारिख के लेखक होते थे। और त्वारिख की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और उसे जो है न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। और ये जो है शासक को ये भी बताते थे कि न्याय संगत शासन करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे शासन किया जाता है। इन सभी चीज़ों का सलाह जो देते थे ये सुल्तानों को देते थे त्वारिख के लेखक। कौन होते थे? तो सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी और सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है यहाँ पे। त्वारिख के लेखक के बारे में क्या बताया गया है? तो त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे। इस जो पॉइंट को है सीटेट पूछी भी है, शायद जून में ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। त्वारिख के लेखक जो है कहाँ रहते थे? तो नगरों में रहते थे। त्वारिख के लेखक कहाँ रहते थे? तो नगरों में रहते थे। वह अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे जो है ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखते थे। तो ये लोग जो है सुल्तान से इनाम लेने की आशा में इसके बारे में लिखते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग उनके बखान ही करेंगे, तारीफ के बारे में ये लोग उस राजा का लिखेगा। क्या लिखेगा? तो लेखक जो है नगरों में निवास करते थे और अक्सर जो है ये इनाम पाने की आशा में इसके बारे में लिखते थे। तो राजा का जो गुणगान बखान ही लोग क्या करते थे ताकि राजा खुश होकर इसको इनाम दे। उसके बाद जो है ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग जो सहमत नहीं होते थे, उन लोगों के विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कोई वर्ग ही सहमत होते थे। तो ये लोग क्या कहा करते थे? शासकों का जो जन्म सिद्ध अधिकार है और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह, इस प्रकार के सारे विचार विमर्श जो है ये लोग सुल्तान को देते थे और इससे कुछ वर्ग जो थे सहमत नहीं होते थे। इसको याद रखना है। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में क्या पढ़ना है? तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो रजिया कौन थी? तो रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और सन जो है 1236 में इन्होंने सुल्तान की इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है 1236 में सिंहासन पर बैठी। 1236 में ही सिंहासन पर बैठी। कौन? तो इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश किस वंश से था? तो गुलाम वंश से संबंधित है, उसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया उस युग के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने यह स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है। कौन? रजिया सुल्तान सभी भाइयों से जो है अधिक योग्य है और वह सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये जो रजिया थी महिला थी और उस टाइम महिलाओं के लिए उतना अच्छा सोच नहीं था डेवलप। तो वही मिन्हाजे सिराज जो थे इतिहासकार एक थे, इन्होंने तो यह स्वीकार किया कि रजिया जो है सभी अपने भाइयों से योग्य है शासक बनने के लिए, परंतु ये एक महिला थी जिस कारण जो है वो इनको शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। कौन? तो मिन्हाजे सिराज। तो आप लोगों को यहाँ से बेसिकली क्या याद रखना है कि वो रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 को बैठी। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश कौन थे? तो गुलाम वंश के शासक थे। उसके बाद जो कौन इतिहासकार माने थे कि रजिया सभी भाइयों से सक्षम है गद्दी में बैठने के लिए? तो मिन्हाजे सिराज यह स्वीकार किया था, मगर वो भी जो मान्यता नहीं दे पा रहा था एक शासक के रूप में। उसके बाद देखते हैं जन दरबार भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। देखिए जन दरबार के लोग भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देख सकते हैं कितना भेदभाव उस टाइम रहा था महिलाओं के प्रति। जो सन 1240 में इसको गद्दी से जो
बाहर कर दिया गया। और गद्दी पर यह कब बैठी थी? तो बैठी थी 1236 को। 1236 को बैठी और 1240 को इसको गद्दी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में एक नोट दिया गया है। तो रजिया सुल्तान जो है अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान पहली शासिका थी जो अपने सिक्कों में और अभिलेखों में दर्शाया कि वह क्या है? इल्तुतमिश की बेटी है। इसको याद रखना है। उसके बाद और एक महिला शासिका थी, तो इसका नाम क्या था? रानी रुद्रम्मा देवी। तो रानी रुद्रम्मा देवी के बारे में देखते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। तो रुद्रम्मा देवी कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश जो अभी हम लोग का है वह वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। तो रानी रुद्रम्मा देवी किस वंश से थी? तो काकतीय वंश से थी। इसको याद रखना है। अभी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी वंश की रानी रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो कौन? रानी रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों पे जो अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने जो है पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, क्योंकि उस टाइम जो था महिला के लिए भेदभाव बहुत था। तो ये सोची कि मैं भ्रम पैदा कर देती हूँ और अधिक दिन तक शासन करूँगी। तो इसको याद रखना है कि रानी रुद्रम्मा देवी ही जी थी, वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी थी। और इसने जो है अपने अभिलेखों में पुरुष जैसा अपने आप को लिखवाया, दर्शाया और इस पुरुष अपने को पुरुष होने की जो भ्रम पैदा की समाज में। इसको याद रखना है। और एक जो शासिका थी रानी दिद्धा। रानी दिद्धा कौन थी? कश्मीर की शासिका थी। रानी दिद्धा कहाँ की थी? तो कश्मीर की शासिका रानी दिद्धा थी। इनका नाम जो था दीदी था। इनका नाम क्या था? दीदी। दीदी मतलब क्या होता है? बड़ी बहन से निकलता है। इसका नाम दिद्धा का नाम क्या था? दीदी। और प्रजा ने अपनी रानी को यह जो रानी दिद्धा का जो स्नेह भरा संबोधन दिया था। रानी दीदी को जो है रानी दिद्धा का उपाधि उसके जो है प्रजाजन जो ही दिए थे अपने रानी को जो स्नेह भरा संबोधन के लिए ही दिया था। इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है इसको किसने बनवाया? तो 3 सुल्तानों ने मिलकर कुतुब मीनार को बनवाया। तो कौन कौन थे? एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये जो कुतुब मीनार का नींव रखा था और उसका दामाद जो है इल्तुतमिश इसके अधूरे काम को पूरा किया और पूरी तरह से जो बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है कब गद्दी में बैठी थी? तो गद्दी में वो बैठी थी 1236 में। और कब इसको गद्दी से हटा दिया गया? तो 1240 में इसको गद्दी से हटा दिया गया। इसको याद रखना है। और किस इतिहासकार ने जो है यह स्वीकार किया था कि रजिया जो है सभी भाइयों से योग्य शासिका है, परंतु वह उसको मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि वह एक महिला थी। तो वो कौन था? मिन्हाज ए सिराज इसका नाम था। यह एक इतिहासकार थे, मिन्हाज ए सिराज। तो इसको याद रखना है। और सिंहासन से कब हटाया गया? तो 1240। बैठाया कब गया? तो 1236 को। इन सब चीज़ों को याद रखना है। और रजिया सुल्तान पहली शासिका थी जो अपने अभिलेखों में और सिक्कों में यह दर्शाया कि वह इल्तुतमिश की क्या बेटी थी। तो इसको याद रखना है। तो इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आप लोगों से शेयर की। अगर आप लोगों को सही लगा होगा मेरा नोट्स और अच्छा लगा होगा, हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।